रात भर ठंडी हवाओं का साया बना रहा। पूरा गांव ओस की ठिठुरन में सिमटा हुआ था। खेतों पर कोहरे की मोटी चादर तनी थी। आज मुर्गे भी जैसे सूरज को आने का थोड़ा और इंतजार करा रहे थे। मोहनलाल एक अपने बेटे के लिए जीवन की अंतिम सांस तक संघर्ष कर रहा है। भगवान, ये कैसा जाड़ा है। लगता है सूरज आज कस्बे में झांकने से भी डर गया। मेरी उंगलियां सुन्न पड़ गई हैं। हथौड़े की आवाज भी अब धीमी हो गई है। अगर मैं रुका तो आज का दिन भी कल की तरह बस 50 रुपए में निकल जाएगा। और 50 रुपए, उससे ना तो चूल्हा जलेगा, ना अमित के लिए गर्म कपड़ों का इंतजाम हो पाएगा। मेरी पीठ और हड्डियां भले ही जवाब दे रही हूं, पर मेरी आत्मा नहीं देगी। मेरे अमित का सपना वो इन टूटी हुई हड्डियों से ज्यादा मजबूत है। ओ मोहनलाल, क्या हुआ? आज इतनी देर क्यों? मेरा औजार देख, यहाँ से लोहा निकल गया है। जल्दी से ठीक दे इसे। तू बूढ़ा हो रहा है, अब तेरे हाथ कांपने लगे हैं। 5 रुपए दूंगा, इससे ज्यादा नहीं। पर अगली बार तेरी दुकान पर ये फटा त्रिपाल नहीं देखना चाहता, वरना काम किसी और से करवाऊंगा। जी काका, बस 2 मिनट और। लोहे का काम मेरा नहीं, मेरी तकदीर का है। तकदीर भले न बदले, पर औजार तो मैं नया कर दूंगा। 5 रुपए मिलते हैं। मोहनलाल उन पैसों को अपनी फटी जेब में एक कोने में रखता है। दिन भर की मेहनत के बाद मोहनलाल ने मुश्किल से 60 रुपए कमाए। पूरे दिन में सिर्फ 60 रुपए, कैसी किस्मत है। मेरी बीवी, स्वर्गीय पत्नी, कहती थी ईमानदारी से काम करने वाले को भगवान कभी भूखा नहीं रखते। पर शायद अब भगवान भी शहर चले गए हैं। 60 रुपए में क्या होगा? अमित के लिए गर्म कपड़ा तो दूर, क्या मैं सच में हार जाऊंगा? शाम को मोहनलाल घर आता है। उसकी झोपड़ी में ठंडी हवा सीधी आती है। उसका बेटा अमित 8 साल का, फटी पुरानी कमीज में अलाव के पास बैठा है, ठिठुर रहा है। पापा, आप आ गए? आज आपने वादा किया था मैं स्कूल जाऊंगा। सब बच्चे मुझे देखकर हंसते हैं। वे कहते हैं तुम लोहार के बेटे हो, तुम्हें पढ़ना नहीं आता। पर मैं पढ़ना चाहता हूँ पापा। मुझे उन सब की तरह किताबें चाहिए। अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मैं भी आपकी तरह सड़क पर बैठूंगा। मेरे लाल, मेरे राजा बेटा, ऐसी बात नहीं बोलते। तेरी माँ की हर बात सच होगी। तू जरूर पढ़ेगा। तू पढ़ लिखकर इस गरीबी की जंजीर को तोड़ेगा। मैं तुझे पढ़ाऊंगा, मैं वादा करता हूँ। तो फिर कब पापा? मुझे बस एक तारीख बता दो। मेरा मन अब खेलने में नहीं लगता। मैं बस पढ़ाई करना चाहता हूँ पापा। मुझे ज्ञान चाहिए पापा। आज से ये दीपक मोहनलाल सुबह 6 बजे खुलेगा और रात के 10 बजे बंद होगा। मैं अपनी नींद बेच दूंगा, पर तुझे पढ़ाई दिलाऊंगा। 1 हफ्ता दे दे, मैं तेरी फीस, तेरी किताबें सब लाऊंगा। ये तेरे पिता का वादा है। मैं अगले 7 दिन तक। मोहनलाल ने अपनी पूरी जान लगा दी। वो दिन भर के खाने को भी नहीं खाता था। वो दिन भर में 100 से 150 रुपए के बीच कमाने लगा। 7वें दिन तक उसने मुश्किल से 2000 रुपए जमा किए। हरिशंकर मेरे भाई, मैं थक गया हूँ। मेरा शरीर जवाब दे रहा है। 7 दिन में बस 2000 रुपए ही हो पाए हैं। मुझे अमित का दाखिला करवाना है। तू कस्बे के सारे स्कूल जानता है। सबसे सस्ता स्कूल कौन सा है जहाँ फीस कम हो? मोहनलाल, बैठ जा। तू इतना घबरा क्यों रहा है? कस्बे में ज्ञानदीप निकेतन है। मासिक फीस 2000 रुपए है। इससे सस्ता तो कोई स्कूल नहीं है। और दाखिले का समय बस 5 दिन बचा है। प्रिंसिपल साहब, मैं मोहनलाल हूँ। मेरा बेटा अमित है। इसका दाखिला करवाना था। ये 8 साल का है, पर पहली बार स्कूल आ रहा है। ये बहुत पढ़ने में होशियार है साहब। मिस्टर मोहनलाल, मासिक फीस 2000 रुपए है, लेकिन आपको ये समझना होगा, पहले दाखिले के लिए यूनिफॉर्म, कपड़े, किताबें, बैग और दाखिला फॉर्म, ये सब मिलाकर 1500 रुपए का खर्च आता है। यानी आपको अभी कुल 3500 रुपए जमा करने होंगे। और दाखिले की आखिरी तारीख आज से 5 दिन बाद है। 3500 रुपए 5 दिन के अंदर? प्रिंसिपल साहब, मेरे पास बस ये 2000 रुपए ही हैं। मैंने अपनी पूरी जान लगा दी। क्या आप बाकी के 1500 रुपए मुझे अगले 10 दिन बाद देने का समय दे सकते हैं? मैं कसम खाता हूँ, मैं चुका दूंगा। मिस्टर मोहनलाल, अगर आपको 3500 रुपए ज्यादा लगते हैं तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। नियम होते हैं। 5 दिन बाद आइएगा तो दाखिला नहीं होगा। मोहनलाल, 3500 रुपए तूने सुना? 5 दिन में कहाँ से लाऊंगा? अब क्या होगा?
मैं एक अच्छा पिता नहीं हूँ। मैं अपने बेटे का सपना भी पूरा नहीं कर सकता। मेरी किस्मत में यही लिखा है कि मेरा बेटा भी मेरी तरह सड़क पर औजार सिएगा। मुझे मर जाना चाहिए। चुप कर तू, हार मान लेगा मेरा भाई। तू तो इतना मजबूत है। सुन, ये रोने का वक्त नहीं है। मेरे पास 1380 रुपए है। तू इसमें अपने 2000 रुपए मिला, हो गए 3380 रुपए। बाकी के 120 रुपए मैं किसी से मांग लूंगा। नहीं नहीं हरिशंकर, ये तू क्या कर रहा है? ये तेरी बेटी की शादी का पैसा है। मैं तेरी मेहनत, तेरी बेटी का पैसा कैसे ले लूं? मैं ये पाप नहीं कर सकता। तू मेरे साथ ये मत कर। पाप नहीं मूर्ख, ये दोस्ती है। मेरी बेटी की शादी तो हो जाएगी, पर अगर तेरा बेटा नहीं पढ़ा तो वो जिंदगी भर तुझे कोसता रहेगा। तू ये पैसा मुझे धीरे धीरे लौटाना, मगर अभी सबसे जरूरी है अमित का भविष्य। चल जल्दी से पैसे जमा करते हैं। मोहनलाल मजबूरी और ग्रैटिट्यूड से हाँ कह देता है। वे 3500 रुपए जमा करते हैं। अगले दिन अमित पहली बार स्कूल जाता है। पापा पापा देखिए, मैं स्कूल जा रहा हूँ। अब मैं भी उन सब की तरह पहाड़े याद करूंगा। आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। मैं आपको कभी दुखी नहीं करूंगा। जा मेरे शेर जा, आज से तेरी नई जिंदगी शुरू। अब तू बस मन लगाकर पढ़ना, बाकी सब मुझ पर छोड़। अमित स्कूल चला जाता है। अब मोहनलाल की तपस्या शुरू होती है। उसे मासिक 2000 रुपए की फीस, घर खर्च और हरिशंकर का कर्ज चुकाना है। 2000 रुपए फीस, 1500 रुपए घर खर्च, यानी कम से कम 3500 रुपए तो कमाना ही है। यानी हर दिन 120 रुपए से ज्यादा। मैं कर सकता हूँ। मैं हार नहीं मानूंगा। मेरे बेटे का सपना मुझ पर निर्भर है। यही सिलसिला लगभग 7 महीने तक सफलतापूर्वक चलता रहा। मोहनलाल ने अविश्वसनीय मेहनत की। वो गांव के लोगों की औजार जोड़ता, औजार पॉलिश करता, यहाँ तक कि रात में लोगों के घर जाकर उनके भारी बर्तनों को भी साफ करता ताकि 4 रुपए ज्यादा मिल जाएं। उसकी मासिक कमाई 3000 से 3500 रुपए के बीच होने लगी। हाँ, इस बार भी फीस जमा हो गई। हरिशंकर का कर्ज भी थोड़ा चुका दिया। जब मैं अपने बेटे को उस स्कूल की यूनिफॉर्म में देखता हूँ तो मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। बस यही चाहिए। समय बीतता गया। 8वें महीने की शुरुआत होती है। गांव में माहौल बदलने लगा। गांव के ज्यादातर युवा और काम करने वाले लोग शहर की ओर चले गए। क्या बात है, आज गांव में इतनी शांति क्यों है? कोई ग्राहक क्यों नहीं आ रहा? लगता है गांव के ज्यादातर लोग शहर चले गए हैं। मेरा धंधा पूरे 8वें महीने। मोहनलाल ने जी तोड़ मेहनत की, लेकिन धंधा पूरी तरह ठप हो गया। उसकी रोज की कमाई मुश्किल से 40-50 रुपए हो गई। महीने के अंत में उसके पास सिर्फ 1500 रुपए ही जमा हो पाए। बस 1500 रुपए ही बचे हैं। 500 रुपए कम। कल आखिरी तारीख है। मैं प्रिंसिपल से थोड़ी मोहलत मांगकर उस महीने की फीस जमा कर देता हूँ। अगले महीने यानी 9वें महीने उसकी कमाई और भी ज्यादा कम हो जाती है। बस 900 रुपए ही बचे हैं। पूरा महीना खत्म हो गया। फीस 2000 रुपए है। अब क्या करूं? अब तो कोई राह नहीं दिखती। मैं हरिशंकर से भी अब मदद नहीं मांग सकता। उसने मेरी प्रिंसिपल का सब्र टूट जाता है। बेटा, जाओ अपने पिता को बता दो, अगर तुम्हारी फीस आज जमा नहीं हुई तो तुम्हें इस वक्त क्लास से बाहर निकाला जाएगा और तुम परीक्षा में नहीं बैठ पाओगे। पापा, प्रिंसिपल साहब ने मुझे बाहर निकाल दिया। उन्होंने सबके सामने कहा कि जब तक पापा फीस नहीं देंगे तब तक मैं क्लास में नहीं आ सकता। सारे बच्चे मुझ पर हंसे। पापा, मुझे बहुत शर्म आई। प्लीज फीस दे दो। मेरे बाबू, मेरे शेर, तू रो मत। मैं हूं ना। 2 दिन, बस 2 दिन में मैं तुम्हारी फीस जमा कर दूंगा। ये तेरे पिता का वादा है। तू कल से स्कूल जाएगा। कड़ाके की ठंड में मोहनलाल अपने दोस्त हरिशंकर के दरवाजे पर खड़ा है। उसका चेहरा डर और निराशा से भर। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। क्या हुआ? इतनी रात को इस जाड़े में तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्या अमित को स्कूल से निकाल दिया मेरे भाई। प्रिंसिपल ने कहा है फीस नहीं दोगे तो परीक्षा में नहीं बैठने देंगे। और तू तो जानता है अब गांव में कोई काम नहीं बचा। मैंने पूरे महीने बस 900 रुपए कमाए हैं। फीस 2000 रुपए है। मैं क्या करूं हरिशंकर? मैं उसे क्या जवाब दूं? मैंने उससे वादा किया है कि मैं 2 दिन में फीस जमा कर दूंगा। मोहनलाल यार, मेरे पास भी अब कुछ नहीं बचा। मेरी बेटी की शादी में जो कर्ज लिया था उसी को चुकाने में मेरी जान निकल गई। मेरे पास मुझे पता था कि अब तू भी मेरी मदद नहीं कर पाएगा।
तूने मेरा इतना साथ दिया कि अब तुझे मांगने का हक भी नहीं है। मैं ही मूर्ख हूँ, मुझे उसे स्कूल भेजना ही नहीं चाहिए था। मैंने उसे एक सपना दिखाया जिसे मैं पूरा नहीं कर सका। ये मेरी गलती है हरिशंकर। रो मत, अब तू मेरी सुन। गांव में काम नहीं है तो क्या हुआ, शहर चलते। हाँ, शहर चलते हैं। मैं सुना हूँ शहर में मजदूरी ज्यादा है। हम दोनों चलते हैं, वहाँ कोई भी छोटा मोटा काम करेंगे, 2 दिन में 2000 कमा लेंगे। हाँ शहर, तू सही कह रहा है, शहर चलते हैं। मैं कल सुबह ही अमित को बताऊंगा कि मैं शहर में काम करने जा रहा हूँ। चल हरिशंकर, तू ही मेरी आखिरी उम्मीद है। अगली सुबह मोहनलाल अमित से झूठ बोलकर हरिशंकर के साथ शहर के लिए रवाना होता है। वे 2 दिन तक शहर की सड़कों पर भटकते हैं, लेकिन कोई स्थायी काम नहीं मिलता। हरिशंकर, अब नहीं चला जाता, मेरे पैर जवाब दे रहे हैं। 2 दिन हो गए, बस छोटे मोटे मजदूरी के 150 रुपए मिले हैं। यहाँ तो कोई काम ही नहीं है, क्या हम भूखे ही लौटेंगे? अमित की परीक्षा वो तो हाथ से निकल जाएगी। हिम्मत मत हार मोहनलाल, बड़े बड़े अस्पताल हैं यहाँ, शायद यहाँ कोई सफाई का काम मिल जाए। चल पूछते हैं। वे दोनों अस्पताल के गेट पर खड़े थे। साहब, हमें कोई भी काम दे दीजिए, बस पैसा चाहिए। हम मजदूर हैं, मेहनत से नहीं डरते। मेहनत क्यों करनी, मैं तुम्हें एक काम देता हूँ जिससे तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। 1 लाख रुपए? इतना पैसा? नहीं साहब, हम ईमानदार लोग हैं, हम मेहनत से कमाएंगे, गलत काम नहीं। तुमको बस अपनी एक किडनी हमें डोनेट करनी होगी। तुमको पता है, हर इंसान के शरीर में 2 किडनी होती हैं। एक देकर भी तुम पूरी जिंदगी आराम से जी सकते हो। इससे तुमको 10 लाख रुपए मिलेंगे, जिससे तुम अपने बेटे का भविष्य संवार सकते हो। ये मानवता का काम है, कोई गलत काम नहीं। मोहनलाल रुक, मेरी बात सुन। ये कोई पाप नहीं है, ये डॉक्टर सही कह रहा है। तू गांव में मेहनत करके भी 10 जन्मों में इतना पैसा नहीं कमा पाएगा। रामू काका को याद कर, उनकी तो एक किडनी पहले ही खराब थी, वो भी तो एक किडनी पर जी रहे थे। 10 लाख तेरे बेटे की पूरी जिंदगी बन जाएगी, उसकी पूरी पढ़ाई का खर्च निकल जाएगा। तो ये त्याग कर। अपनी किडनी, आंखों में आंसू, क्या मेरा शरीर मेरे बेटे के सपनों से कम जरूरी है? मेरी पत्नी, वो हमेशा कहती थी अपने शरीर का ध्यान रखना, पर अब क्या करूं? अगर मैंने ये नहीं किया तो मेरा बेटा अनपढ़ रह जाएगा, वो जिंदगी भर मेरी तरह घुट घुट कर जिएगा। नहीं, ये मेरे बेटे का भविष्य है। मैं तैयार हूं डॉक्टर साहब, मेरी एक किडनी ले लीजिए, मेरे बेटे का भविष्य बना दीजिए। लेकिन इसमें कितना वक्त लगेगा? बहुत जल्द। ऑपरेशन में समय नहीं लगेगा, पर तुम्हें पूरी तरह से ठीक होने और आराम करने में 15 दिन लगेंगे। इस दौरान तुम यहीं अस्पताल में रहोगे। तुम्हारी सेहत हमारे लिए सबसे जरूरी है। और मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे को कभी भी पता चले कि उसके पिता ने ये सब क्यों किया। ये राज हमेशा राज रहना चाहिए। मोहनलाल का ऑपरेशन सफल होता है। वो कमजोर है लेकिन जीवित है। डॉक्टर उसे 1 लाख रुपए का चेक देते हैं। हरिशंकर, अब तू गांव जा। तू अब इस पैसे का मालिक है, तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरे बेटे का भविष्य है। तू अभी जा और सीधे प्रिंसिपल के पास जा। उससे कहना ये अमित की पूरी पढ़ाई का आजीवन शुल्क है। जब तक उसकी पढ़ाई खत्म ना हो जाए तब तक एक भी फीस मत मांगना। मोहनलाल, तूने ये क्या किया मेरे भाई? तूने तो अपना शरीर ही दांव पर लगा दिया। मैं ये सदमा कैसे सहूंगा? मैं क्या करूंगा अब? तुझे मेरी दोस्ती की कसम है हरिशंकर, तू कभी अमित को ये सच नहीं बताएगा। अगर तूने ये सच बताया तो तू अपनी कसम तोड़ देगा और मेरी ये कुर्बानी बेकार चली जाएगी। तू उसे बस ये बताना कि उसके पिता शहर में एक बहुत बड़े आदमी के यहाँ काम करने गए थे। ये 15 दिन तू उसे संभालना। मैं वादा करता हूं तेरे इस बलिदान को मैं कभी बेकार नहीं जाने दूंगा। ये राज मेरे साथ मेरी कब्र में जाएगा। तो चिंता मत कर, मैं अभी जाता हूं। हरिशंकर गांव लौटता है। वो सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस जाता है। प्रिंसिपल साहब, ये लीजिए, ये अमित की फीस है। ये उसकी पूरी जिंदगी की फीस है। जब तक वो अपनी सबसे बड़ी पढ़ाई खत्म न कर ले तब तक आप उससे 1 रुपया भी नहीं मांगेंगे। ये उसके पिता की तरफ से है। क्या कह रहे हैं आप? 10 लाख? इतना पैसा? ठीक है, नियम होते हैं। मैं वादा करता हूं अमित से अब कोई फीस नहीं मांगी जाएगी।
हरिशंकर अमित को बताता है कि उसके पिता शहर में बड़े बड़े आदमी के यहाँ काम करने गए हैं, इसलिए 15 दिन तक वो हरिशंकर के घर रहेगा। 15 दिन बाद मोहनलाल गांव लौटता है। वो पहले से बहुत कमजोर है, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष है। पापा, आप आ गए। हरिशंकर चाचा ने मेरी फीस जमा कर दी। अब मैं परीक्षा में बैठूंगा। आप बहुत बड़े आदमी बन गए हैं पापा। हाँ बेटा, मैं शहर में एक सेठ जी के यहाँ काम करने गया था। मैंने वहाँ बहुत पैसे कमाए। अब तुम्हारी पढ़ाई में कभी कोई कमी नहीं आएगी। तू बस मन लगा कर पढ़ना। मोहनलाल फिर से अपनी पुरानी दुकान पर काम करने लगता है। उसकी कमाई अब पहले से भी कम है, रुपये 60 या 70 दिन की, लेकिन अब उसे फीस की चिंता नहीं है। इस थोड़े से पैसे से वो घर का खर्च लाता है और अमित को भर पेट खाना खिलाता है। ये सिलसिला चलता रहता है। मोहनलाल की खुशी अमित की सफलता पर टिकी है। समय बीतता है। 16 साल बाद अमित अब 24 साल का पढ़ा लिखा नौजवान है। मोहनलाल अब 60 वर्ष के हैं, कमजोर और बूढ़े। उनकी पुरानी झोपड़ी की जगह पर एक बड़ा नया नीले रंग का पक्का घर बन गया है। अमित अपनी पढ़ाई पूरी करके घर आता है। उसका चेहरा अब आत्मविश्वास और सफलता से दमक रहा है। पिताजी, आज मैं सफल हो गया। मुझे शहर की सबसे बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई है। मेरी तनख्वाह 3.5 लाख रुपए प्रति महीना है। अब हम गरीब नहीं रहे पिताजी। अब आपको वो टूटी फूटी दुकान पर नहीं बैठना पड़ेगा। अब बस आराम कीजिए। मेरा बेटा, मेरा शेर, तूने अपने पिता की जिंदगी का सपना पूरा कर दिया। मेरी सारी तपस्या सफल हो गई। अमित, अब मुझे इस दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए। तू बस खुश रहे। पिताजी, ये पहला पैसा आपका है। आप ही इसके असली हकदार हो। सबसे पहले गांव में जो भी कर्जा था, जो रमेश चाचा ने चुपके से चुका दिया था, वो सब चुकाना है। और हाँ, अब आप दुकान पर नहीं बैठेंगे। ठीक है बेटा, अब मैं तेरी खुशी के लिए जीऊंगा। वो हर महीने सैलरी आने पर 3-4 दिन की छुट्टी लेकर गांव आता। पिताजी को सारे पैसे देता। बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम इतना कमाते हो। अब तुम्हें एक जीवन साथी की जरूरत है। मैं तुम्हारी शादी करा दूं? मैंने गांव में 1-2 अच्छी लड़कियां देखी हैं। हाँ पिताजी, मुझे एक जीवन साथी की जरूरत है, पर मैं उसे खुद चुनना चाहता हूँ। मैं अगली बार आऊंगा तो आपके लिए आपकी बहू को लेकर आऊंगा, तब आप उसे आशीर्वाद दीजिएगा। अमित शहर जाता है। उसे अपनी कंपनी में एक खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की नैना से प्यार हो जाता है। दोनों शादी का फैसला करते हैं। अमित और नैना गांव आते हैं। ये नैना है, ये मेरी जीवन साथी है और ये आपकी बहू बनेंगी। हम दोनों शादी करना चाहते हैं। ये तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। मेरी बहू, तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। अब तुम दोनों बड़े हो चुके हो अपने जीवन का फैसला लेने के लिए। मैं कल ही शादी की तैयारी शुरू करता हूँ। शादी हो जाती है। नैना पहले कुछ दिन बहुत अच्छी रहती है। बाबूजी, खाना खा लीजिए। आपकी दवाइयाँ आपने अभी तक ली नहीं। अब मैं आपकी बहू नहीं, आपकी बेटी हूँ। आप आराम कीजिए। घर का सारा काम अब मैं करूँगी। भगवान, मेरे बेटे को कितनी अच्छी बहू मिली है। मेरी तपस्या सफल हुए। अमित वापस शहर चला जाता है। उसके जाते ही नैना का असली रूप सामने आता है। ओए बुढ़े, सुन, तेरी आवाज निकल रही है। चुपचाप सुबह उठकर तू ही सारे कपड़े धोएगा और मुझे खाने के लिए कुछ बना कर देना। मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मैं नौकरानी नहीं हूँ जो तेरे लिए खाना बनाऊं। बहू, ये क्या कह रही हो? कपड़े धोना और खाना? मेरी उम्र हो गई है, मैं थक जाता हूँ। मैं अब उतना काम नहीं कर पाता। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे से जुबान लड़ाने की? तेरी कौन सी उम्र हो गई है बुढ़े? तेरी औकात क्या है? तेरा बेटा लाखों कमाता है, इसलिए तू यहाँ बैठकर राज करेगा? मैं अपने बाप के घर से नौकरानी बनने नहीं आई हूँ। चुपचाप काम कर, वरना। मोहनलाल अपमान सहकर चुपचाप वो सोचता है शायद बहू थकी होगी, लेकिन ये क्रूरता रोज की बात बन जाती है। मोहनलाल, अगर मैंने अमित को बताया तो उनके बीच लड़ाई होगी। ये नई नई शादी है, उसका घर टूट जाएगा। नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। मैं ये दुख सह लूंगा। मेरी खुशी तो अमित की खुशी में है। मेरी एक किडनी चली गई, पर मेरा दिल अभी भी अमित। नैना अब मोहनलाल को खाना भी नहीं देती। वो बाहर से महंगा खाना मंगाकर खाती है और बचा हुआ खाना कूड़े में फेंक देती है। मोहनलाल को जब भूख लगती है तो वो रात को छिपकर किचन में जाता है।
एक रात मोहनलाल चुपके से किचन में जाता है। बासी रोटी का एक टुकड़ा थोड़ी सी बासी रोटी भी मिल जाए, बस थोड़ी सी, बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया। तभी नैना जाग जाती है और किचन तू चोर है, अपने ही घर में चोरी करता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई रात को मेरी नींद खराब करने की? तू बिल्ली की तरह यहाँ क्यों चू चू कर रहा था? ये घर तुम्हारा नहीं, मेरा है। अगर तूने अपने बेटे को बताया तो मैं तुझे बताती हूँ। मैं नहीं बताऊंगा, मुझे माफ कर दो। नैना अगले दिन भी उसे खाना नहीं देती। मोहनलाल अब अपने दोस्त हरिशंकर के घर जाकर छिपकर खाना खाता है, ये कहकर कि वो वहां किसी काम से गया था। जब अमित अपनी मासिक छुट्टी पर घर आता है तो नैना अपने आंसू भरे अभिनय से उसे भरमाती है। नैना, सुनिए जी, मैं अब इस घर में नहीं रह पाऊंगी। तुम्हारे पिताजी बहुत बदल गए हैं। वो मुझसे जबरदस्ती काम करवाते हैं। वो कहते हैं कि तू गंवार है, तुझे खाना बनाना नहीं आता। वो कहते हैं कि घर का मालिक मैं हूँ। वो मुझे भूखा रखते हैं, मेरे हाथ पैर भी उठाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारा सारा पैसा उनका है और तुम तो बस एक जरिया। पिताजी ये क्या कह रही हैं? क्या ये सब सच है? बेटा, बहू, तुम सब ठीक से रहो। मैं कुछ नहीं कहूंगा। तुम दोनों की खुशी में मेरी खुशी है। अमित, नैना मेरी जीवन साथी है, आप उनसे आराम से बात क्यों नहीं करते? उन्हें क्यों दुख देते हैं? मैं ये सब अब बर्दाश्त नहीं करूंगा। अमित अपनी पत्नी पर पूरी तरह से विश्वास कर लेता है और पिता के प्रति उसका सम्मान कम हो जाता है। नैना का जहरीला प्लान सफल हो चुका है। अमित वापस शहर चला जाता है। नैना का अत्याचार और बढ़ जाता है। वो मोहनलाल को पानी तक नहीं। बेटा, अब मुझसे और सहन नहीं होता। मेरा शरीर टूट रहा है, मैं अब और काम नहीं कर सकता। नैना जानती है कि अमित अगली सैलरी पर आने वाला है। वो अपनी अंतिम क्रूर प्लान को अंजाम देती। बाबूजी, आपको खांसी आ रही है ना? ये देसी दवा है, पी लीजिए, गला खुल जाएगा। बाबूजी भोला और मासूम दारू का स्वाद नहीं जानता। वो उसे दवाई मानकर पी जाता है। वो नशे में झूमने लग अमित आता है। नैना ही रोने की एक्टिंग करते हुए उसे देखती है। देखो देखो तुम्हारे पिताजी को, ये रोज दारू पीकर घर आते हैं, घर पर अपने दोस्तों को बुलाते हैं और दारू पीते हैं। वो तुम्हारा सारा पैसा बर्बाद कर रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि मैं इस घर में एक पल भी रहूं। या तो तुम मेरे साथ रहो या फिर इन पियक्कड़ पिता के साथ रहो। पिताजी, ये क्या किया आपने? दारू? इतने बड़े होकर भी आपने मुझे धोखा दिया। ये पैसे ये मैंने आपके लिए कमाए के। तुम्हें मेरे साथ रहना है तो मेरी बात माननी होगी। अगर ये बुढ़ा घर में रहा तो मैं नहीं रहूंगी। मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। अमित पूरी तरह से टूट जाता है और अपनी पत्नी की बात मान लेता है। नैना अपने अगले और सबसे क्रूर प्लान को अमित के सामने रखती है। अमित अपनी पत्नी नैना की बात मान चुका है कि पिता को अब घर में रखना संभव नहीं है। नैना ने अपना अंतिम सबसे क्रूर प्लान अमित को बताया। सुनिए जी, मैं नहीं चाहती कि मैं इस बुढ़ापे में आपके पिताजी को सीधा बाहर निकाल दूं। दुनिया क्या कहेगी? एक उपाय है। कल गांव के पास वाले शहर में नवरंग मेला लगा है, बहुत भीड़ होगी। हम तीनों वहां चलते हैं, सब घूमते रहेंगे और हम उन्हें भीड़ में धीरे से पीछे छोड़ देंगे। उन्हें पता भी नहीं चलेगा। वो नशे में है, थोड़ी देर में वो किसी को ढूंढकर अपने आप ही गांव वापस आ जाएंगे। वो दारू क्यों पीने लगे थे? उन्होंने मुझे धोखा दिया, पर उन्हें यूं अकेला छोड़ना ये अच्छा, तो क्या मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊं? तुम एक शराबी के साथ रहना चाहते हो जो मेरा सारा पैसा बर्बाद कर देगा। मेरा प्यार झूठा है, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। ठीक है, मैं अभी जा। नहीं नैना, तुम मत जाओ। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। हम कल मेले चलेंगे। अगले दिन दोपहर का समय। मोहनलाल कमजोर हैं, वो लंगड़ा कर चल रहे हैं। बेटा, कितने साल बाद मैं मेले आया हूँ। मुझे लगा था कि मेरा जीवन बस औजार बनते हुए ही खत्म हो जाएगा। अब तुम मुझे घुमा रहे हो, ये सब तुम्हारी वजह। जैसे ही वे घुमावदार रास्ते पर पहुंचते हैं, नैना अमित को एक तरफ खींचती है। अब चलो, अब सही वक्त है। तुम मुड़कर पीछे नहीं देखोगे, बस चलते रहो। अब हम दोनों आजाद हैं। अमित अपनी पत्नी के आकर्षण और क्रूरता के आगे हार मानकर चुपचाप आगे बढ़ जाता है। बेटा अमित, तुम कहाँ गए?
बहू इतनी भीड़ है। वो एक जगह खड़ा होकर इंतजार करता है। आधा घंटा बीत जाता है। मैंने कहा था ना वो शराबी, वो तुम्हारा सारा पैसा बर्बाद कर देता। जो हुआ अच्छा हुआ, अब हम दोनों आजाद हैं। मुझे मेरे पिता पर गुस्सा आ रहा था नैना। वो दारू क्यों पीने लगे थे? उन्होंने मुझे धोखा दिया, पर उन्हें यूं अकेला छोड़ना ये सही नहीं लगा मुझे। तुम अपने पिता को भूल जाओ, वो कोई साधु संत नहीं थे। तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचो। तुम्हारे लाखों रुपए अब मेरे पास रहेंगे। तुम घर चलो, मैं आज तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का खाना बनाऊंगी। अमित अपनी पत्नी की बात मान लेता है, पर उसके मन में एक गहरा शून्य बैठ गया है। गांव के पास पहुंचते ही हरिशंकर मिल जाता है। हरिशंकर जो अपने घर वापस जा रहा था, अमित को देखकर खुश होता है, पर उसके साथ मोहनलाल को ना देखकर। अमित बेटा, क्या बात है, इतने बड़े आदमी बन गए, तुम्हें देखकर खुशी हुई। अरे तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए? हाँ चाचा, पिताजी को शहर बहुत अच्छा लगता था, तो मैंने उन्हें वहीं पर एक दोस्त के घर में रहने के लिए कह दिया है। वहाँ वो बहुत अच्छे से रहते हैं। कोई काम नहीं करना पड़ता। शहर में रह गई इतने दिन के लिए और तुझे यहाँ गांव में अकेला छोड़ दिया। अरे तुम्हारे पिताजी वो अपनी दुकान के बिना एक दिन नहीं रह पाते थे। उन्होंने तेरे लिए एक दिन भी काम नहीं छोड़ा था। ये क्या कह रहा है तू अमित? नहीं चाचा, पिताजी यहीं नहीं आएंगे। वो अब हमेशा शहर में ही रहेंगे। उन्होंने खास आपके लिए कहा था कि मैं आपको 10,000 रुपए दे दूंगा, और अब वो आपसे बात नहीं करेंगे। उनको आपकी याद आती है, पर वो यहीं नहीं आएंगे। चलिए मैं चलता हूं। बेटा रुक, मेरी बात तो सुन। मुझे तुम पर बहुत ही ज्यादा जरूरी बात बतानी है। अब मेरी उम्र हो गई है, ये बात लेकर मैं नहीं जा सकता। मुझे अब और इंतजार नहीं करना चाहिए। तेरे पिताजी ने मुझे ये राज बताने को मना किया था, पर उनका आज्ञा का मैं अब ये राज नहीं रख सकता। क्या राज है? आप इतने गंभीर क्यों हैं? पिताजी ने कौन सा राज छुपा? बेटा, तुम्हें याद है जब तुम 8 साल के थे, जब तुम्हारी स्कूल की फीस बीच में रुक गई थी, जब प्रिंसिपल ने तुम्हें परीक्षा में बैठने से मना कर दिया था? हाँ, मुझे याद है। मैं रोता हुआ घर आया था। पापा ने कहा था वो 2 दिन में फीस भर देंगे। उन्होंने बहुत मेहनत की थी। हाँ, उन्होंने बहुत मेहनत की थी, पर बेटा उस महीने उनके पास 2,000 रुपए नहीं हो पाए थे। उन्होंने कहाँ से इंतजाम किया? उन्होंने अपनी एक किडनी बेच दी थी। क्या? ये क्या कह रहे हो? किडनी? नहीं, ये झूठ है। मेरे पिताजी ऐसा नहीं कर सकते। वो सेठ जी के यहाँ काम करने गए थे। ये झूठ है। हाँ, ये हुआ है। अगर तुझे यकीन ना हो तो तुम्हारे पिताजी के पुराने बक्से में या तुम्हारे पुराने झोले में कागज का टुकड़ा होगा, जहां पर उन्होंने अपनी किडनी को डोनेट करने के लिए दस्तखत किए थे। उसके लिए उन्हें 1 लाख रुपए मिले थे। उन्होंने वो पैसा तेरी पूरी पढ़ाई खत्म होने तक की अजीनन फीस भरने के लिए दिया था। उन्होंने अपनी किडनी बेच दी थी ताकि तू पढ़ सके। अमित दौड़कर अपने पिता के पुराने बक्से की ओर जाता है। बक्से में एक कोने में वो डॉक्टर का कागज पाता है, जिस पर 10 लाख और किडनी डोनेशन का नाम साफ लिखा है। अमित कागज देकर जमीन पर गिर जाता है। उसका शरीर कांपने लगता है। पिताजी, पिताजी, वो जोर जोर से रोता है। हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया? मैं कितना अंधा था। मैंने अपनी पत्नी की बात मानी। मैंने उस आदमी को शराबी कहा जिसने अपनी एक किडनी मेरे लिए दे दी। मैं उस पैसे पर खड़ा हूं जो मेरे पिता का लहू है। मैं उन्हें कहां छोड़ आया? भी मैंने जानबूझकर उन्हें दारू पिलाई थी। मैंने ही आपको उनसे नफरत करने के लिए कहा था। मैं ये सजा भुगतूंगी। चल ढूंढने चलते हैं। वो मेले में थे। अमित और हरिशंकर तुरंत नवरंग मेला की ओर भागते हैं। पिताजी, मैं यही हूँ। मैं आपका बेटा हूँ। पिताजी, मुझे माफ कर दो। मैं पापी हूँ। मैं एक अभागा बेटा हूँ। आप मुझे मार डालो पिताजी। हर कोने में ढूंढते हैं, पर मोहनलाल कहीं नहीं मिलते। अमित और हरिशंकर थक हार कर वापस आते हैं। उन्हें लगता है कि मोहनलाल अब दुनिया में नहीं रहे। अमित और हरिशंकर उदास मन से वापस गांव की ओर लौट रहे होते हैं। गांव से कुछ दूर एक छोटी सी चाय की दुकान पर उन्हें एक बूढ़ा आदमी धीमी आवाज में गुनगुनाता हुआ बर्तन धोता दिखता है। अमित ध्यान से देखता है। चचा, ये कौन है? वो दौड़कर उस व्यक्ति के पास जाता है।
वो मोहनलाल है, जो टूटी फूटी झोपड़ी में किसी तरह गुजारा कर रहे थे और बगल की चाय की दुकान पर खाना और रहने की जगह के बदले काम करते थे। पिताजी, मुझे माफ कर दो। मैं पापी हूँ, मैं एक अभागा बेटा हूँ। आप मुझे मार डालो पिताजी, मैं उस पैसे का हकदार नहीं हूँ। मैं उस औरत की बातों में आ गया। मैंने आपको शराबी समझा, मैंने आपको भूखा रखा। पिता का दिल कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं होता। मैं जानता था कि तू एक दिन जरूर सच जानेगा। नैना भी आती है और रोते हुए पिता के पैरों पर गिर। बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको दारू पिलाई, मैंने आपको चोर कहा, मैंने ही आपके बेटे का घर तोड़ने की कोशिश। पिता का दिल कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं होता। पिताजी, अब से आपका शरीर मेरा है। मैं आपको कंधे पर उठाकर रखूंगा, मैं आपकी सेवा करूंगा। अब कोई आपको दुख नहीं देगा। मोहनलाल अब अपनी बेटा बहू के साथ खुशी खुशी रहता है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो हम अगले वीडियो में लेंगे एक और प्रेरक किस्सा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं अगली कहानी में आपका नाम हो तो कमेंट कीजिए।